और आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट डी के मिश्रा और आज मैं बात करूंगा इस सेशन में इंडो चाइना डिस्प्यूट के बारे में, यानी कि भारत और चीन सीमा विवाद के बारे में। एक ऐसा विवाद जो भी आप लोगों ने हाल ही में मीडिया डिबेट, टीवी शोज़ या फिर बात करूं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के कारण बहुत ही चर्चा में रहा। तो उन सारे बिंदुओं को समझेंगे और एक गहन अध्ययन समझेंगे कि क्या सीमा विवाद है और किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये चीन और भारत सीमा विवाद है, भारत के यूटी यानी कि केंद्र शासित राज्य लद्दाख में शुरू हुआ। तो लद्दाख का कौन सा क्षेत्र प्रभावित था इस सिचुएशन थे, तो वो था आपका पेंगोंग लेक। ये वाला एरिया अगर आप देख पा रहे हो, इस क्षेत्र में भारत और चीन सीमा का विवाद हाल ही में खड़ा हुआ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लद्दाख की। लद्दाख भारत का एक ऐसा केंद्र शासित राज्य जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। मैं वीडियो के अंत में आपसे बात करूंगा लद्दाख के जो क्षेत्र विशेष हैं या कि बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं उनके बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको डिस्प्यूट के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अभी लद्दाख के बारे में, ठीक है। लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो आप सब जानते हैं कि लद्दाख जब तक जम्मू कश्मीर के अधीन था, तब तक 370 अनुच्छेद 370 और 35A लगा था, तब तक यह जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब 370 और 35A अनुच्छेद हटे, तब क्या हुआ, लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर दो अलग अलग राज्यों के रूप में गठित हुए, जिनको अमली जामा कहूँ या केंद्र शासित राज्य के रूप में जो मान्यता मिली, वो मिली 31 अक्टूबर 2019 को। यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक अलग राज्य हो गया और जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य हो गया, दोनों केंद्र शासित राज्य के रूप में जाने गए। तो क्या है चीन सीमा विवाद, अब मैं उस विवाद के ऊपर चलूंगा। तो भारत और चीन के बीच ज़्यादातर जो विवादित क्षेत्र है वो भूमि से गुजरता है। यानी कि भारत और चाइना के बीच जो डिस्प्यूट हैं ज़्यादातर, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश पर हो, चाहे वो सिक्किम के क्षेत्र में हो, या उत्तराखंड के ऊपर बात हो, या अभी वर्तमान में लद्दाख के ऊपर, ये सारे क्षेत्र मैक्सिमम कैसे हैं, भूमि के क्षेत्र हैं, ठीक है। और हालिया मुद्दा जो है पेंगोंग लेक, मैंने जैसे आपको बताया अभी कि पेंगोंग लेक के आसपास जो एक बंजर पर्वत है जिसे चांग चेनमो के नाम से जानते हैं। और चांग चेनमो की कुछ विशेषता है कि मनुष्य की जो गदेली है या कह सकूंगा हथेली है उसके आकार की है, इसीलिए इसके जो क्षेत्र हैं उन्हें फिंगर्स में बांटा गया है और इन्हीं फिंगर्स को लेकर के विवाद खड़ा हुआ। तो अब जो आप ये अंतिम 3 लाइनें देख रहे हैं, यहीं पर आपको समझने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि क्या है। जो भारत है वो LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो फिंगर 8 से शुरू करता है, यानी कि फिंगर 8 से अपनी मान्यता देता है कि LAC शुरू होता है। लेकिन वहीं चाइना क्या कहता है कि LAC जो है वो लाइन 2 से, फिंगर लाइन 2 से शुरू होता है। लेकिन फिर भी भारत जो है भौतिक रूप से फिंगर 4 को नियंत्रित करता है। तो क्या है फिंगर 8, क्या है फिंगर लाइन 2, क्या है फिंगर 4, ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो आप ये देखिएगा, यहां से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये वही पर्वत है जो आप अगर देख पा रहे होंगे लाल सीमा से घिरा हुआ है। ये वही आपका किस तरीके से, जो मैंने आपको बताया, ये आपका पंजा, हथेली का जो पंजा है उस आकार में घिरा हुआ है। और यहाँ पर किस तरीके से फिंगर 8 या फिंगर 4 या फिंगर 2 की मैंने बात करी, तो ये आप देखिएगा, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये है फिंगर 8। इस फिंगर 8 से अकॉर्डिंग टू इंडिया जो LAC है वो वहां से शुरू होती है, और अकॉर्डिंग टू चाइना जो LAC है वो वहां यहाँ से शुरू होती है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि फिंगर 2 से शुरू होती है। और भारत के रूपरेखा के अनुसार यह फिंगर जो आपका 8 से शुरू होती है। यानी कि अगर चाइना लड़ क्यों रहा है, तो अगर मैं ऐसे आपको ओरल बताऊं, अगर अकॉर्डिंग टू भारत की बात करूं तो ये चाइना का हिस्सा केवल इतना, समझ रहे हैं। और इंडिया की जो चाइना का अगर हिसाब किताब अगर भारत के हिसाब से रखें तो फिंगर 8 के बाद ये सारा क्षेत्र किसका, भारत का, ये वाला क्षेत्र, यानी कि भारत का क्षेत्र बढ़ा हुआ है। लेकिन वहीं चाइना क्या कहता है कि फिंगर 2 से भारत का जो क्षेत्र है वो शुरू होता है। यानी कि अगर फिंगर 2 से बात होती तो ये सारा क्षेत्र किसका, चाइना का, ये वाला हिस्सा सारा हो जाता, ये वाला क्षेत्र सारा। तो यही सारी विवाद की जड़ खड़ी हुई है। और यहाँ पर आपको मैंने बताया कि फिंगर 4 तक की भारत अपना नियंत्रण करता है, यानी कि जो आपका ये गोल सर्किल दिखाई दे रहा है यहाँ तक की इंडिया अपना बेस कैंप बनाकर रखता है। तो मेन रूप से इंडिया जो मानता है वो मानता है ये कि यहाँ से सीमा का निर्धारण है और इस क्षेत्र में विवाद हो सकता है फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक की। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या विवाद की बातें हैं और क्या फिंगर्स हैं और किसके अकॉर्डिंग फिंगर्स बांटी गई हैं। तो फिंगर जो 8 है वो मानी जाती है भारत के हिसाब से, और जो ये फिंगर 2 है वो मानी जाती है चाइना के हिसाब से LAC रेखा। और भारत F4 यानी कि फिंगर 4 तक अपना नियंत्रण भी करता है। तो ये और जो आपको ये नीला दिखाई दे रहा है ये सारा क्या है, पेंगोंग लेक का एरिया है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा पेंगोंग लेक के ऊपर। पेंगोंग लेक भी समझ लीजिए क्योंकि ये भी एक डिस्प्यूटेड झील है। तो चलिए बात करूंगा पेंगोंग लेक के बारे में। तो पेंगोंग जो आपकी झील है वो अद्वितीय है। मैंने बताया कि दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है जो कि विवादित सीमा पानी से गुजरती भी है।
और जो झील है मुख्य रूप से लद्दाख के चुशुल के रास्ते में पड़ती है। चुशुल लद्दाख के ही क्षेत्र में पड़ने वाला एक क्षेत्र है। पेंगोंग लेक के बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत लेक, और ये अपने रंग बदलने के लिए जानी जाती है। रंग क्यों बदलती है? बेसिकली जब बादल आ जाते हैं तो ये अपना उसी के अकॉर्डिंग, बादल के अकॉर्डिंग ही अपना रंग दर्शाती है पानी, ठीक है। और खास तौर पर ये चर्चा में तब आई जब 3 इडियट जैसी मूवीज की जब शूटिंग हो गई यहाँ पर, तब ये ज़्यादा मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र बनी और दुनिया भर के जो कह सकता हूँ पर्यटक है उनका ध्यान इसने खींचा, ठीक है। तो पेंगोंग लेक के बारे में बात करूं तो पेंगोंग लेक एक गहरी, लंबी, संकीर्ण झील है जो कि क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो 4350 मीटर की हाइट पर, ऊंचाई पर स्थित है लद्दाख में। यह झील 134 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी और एक खारे पानी की झील है। यानी कि अगर मैं बात करूं 134 जो किलोमीटर का क्षेत्र माना जाता है वो 60-40 के रेशियो में बटा हुआ है, यानी कि 60% जो हिस्सा है वो है चाइना के पास और वहीं जो 40% हिस्सा है इस झील का वो है इंडिया के पास। तो इस तरीके से मैं कह सकूंगा कि ये झील भी एक विवादित क्षेत्र है। और जब ये झील जम जाती है, कैसे, ठंड के समय में, तो यहाँ पर पोलो और आइस स्केटिंग के लिए बहुत ही उचित मानी जाती है ये झील। मैं बता दूं, कई लोग ऐसे बताते हैं कि सिंधु नदी के बेसिन का एक हिस्सा है, लेकिन मैं बस स्पष्ट कर दूं, ये जो झील है पेंगोंग लेक है, ये सिंधु नदी के बेसिन का हिस्सा बिल्कुल नहीं है और ना ही ये रामासर साइट है। रामासर साइट्स वो होती हैं जो कि आर्द्र भूमि होती हैं, यानी कि वेटलैंड होते हैं, और वेटलैंड की तरह नहीं आती है क्योंकि ये आर्द्र भूमि के संरक्षण में भी नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर काम जारी है कि जल्द ही ये रामासर साइट के रूप में भी जानी जाएगी। तो एक बार मैं आपको ग्राफ में दोबारा दिखा दूं कि क्या है फिंगर के बारे में और कौन सा ये पर्वत के बारे में बात कर रहा था। तो ये आप देखिएगा, ये एक हथेली के रूप में जानी जाती है। ये फिंगर्स के रूप में इन्होंने बांट दिया है, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 8 के अकॉर्डिंग। यानी फिंगर 8 के अकॉर्डिंग मानता है इंडिया और फिंगर 2 के अकॉर्डिंग मानता है एलएसी को चाइना, और फिंगर 4 तक भारत अपना नियंत्रण रखता है। तो ये सारी बात आई होप अब आपको समझ में आने लगी होगी। मैंने अभी आपको बताया कि लद्दाख के प्रमुख कुछ क्षेत्र हैं, उनके बारे में आप जान लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ की सबसे फेमस वैली है, एक तो जंस्कार वैली बहुत ही फेमस है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पेंगोंग लेक भी याद रखनी है। और नुब्रा वैली बहुत ही फेमस है। नुब्रा वैली में शांति स्तूप स्थित है। नुब्रा वैली में शांति स्तूप स्थित है और नेपाल के पोखरा में शांति स्तूप स्थापित है। वो क्यों? क्योंकि दुनिया में शांति स्थापित रहे इसलिए। कारगिल के बारे में आप सबने सुना ही होगा, तो ये कारगिल है आपका, ये जो जिला पास है जो कि आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम करता है। कुछ और भी झीलें हैं, ये आपका त्सो मोरिरी झील और त्सोकर झील, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। न्योमा बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जो आप छोटे छोटे ग्राफ में देख पा रहे होंगे, ये सारे यहाँ के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं दुनिया भर के लोगों में। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात और आपको याद रखना है, ये जो आप देख रहे होंगे खारदुंगला पास, खारदुंगला पास दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट मोटरेबल पास है। यानी कि यहाँ पे लोग अगर जाते हैं तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर अपनी मोटर बाइक ले जाते हैं और बड़ा ही पसंदीदा क्षेत्र है यहाँ पर। लेकिन अभी हालांकि ये थोड़ा सा रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, लेकिन अभी भी ब्रेक आम जनमानस के लिए ब्रेक ही है, रिकॉर्ड ही है, सॉरी। बीआरओ ने यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया पास स्थापित कर दिया है, शायद वो पास चांगला पास है, और वो जो होगा वो केवल आर्मी यूज़ के लिए ही है। लेकिन खारदुंगला पास है वो अभी भी दुनिया भर के जो मोटरेबल रोड में है, वो सबसे ऊंची रोड है, वो 18,380 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और हर यूथ यहाँ पर जाने के लिए सपना देखता है जो कि मोटर बाइक लवर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बताया जो प्रमुख क्षेत्र हैं वहाँ पर जाने के लिए या घूमने के लिए लद्दाख से जुड़े हुए। तो आप सबके लिए मैं प्रश्न यहाँ पर एक छोड़ने जा रहा हूँ कि लद्दाख का वर्तमान में गवर्नर कौन है, यानी कि 31 अक्टूबर के बाद लद्दाख का कौन गवर्नर बना। तो ये आपके लिए मैं प्रश्न यहाँ से छोड़ने जा रहा हूँ। तो कैसा लगा वीडियो सेशन? आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो बिलो टू कमेंट यानी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मेरे से नीचे, मैं आपको निश्चित रूप से उत्तर दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।